नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अगला भाग। यदि दोस्तों आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें आप लोगों को हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित जितने भी सी-टेट और अन्य टेट में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारा क्वेश्चन को जो है मैं अपने वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरे वीडियो को देख लेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, एक बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को संसाधन सामग्री का निर्माण चयन करते समय खाली स्थान पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। देखिए, पहला भाषाओं की जटिलता पर, दूसरा भाषिक विविधता पर, तीसरा संसाधन सामग्री का मूल्य, चौथा संसाधन सामग्री की उपलब्धता। तो देखिए, एक बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को संसाधन सामग्री का निर्माण या चयन करते समय सबसे अधिक किस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, तो ये भाषिक विविधता पर होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? भाषिक विविधता पर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुभाषिकता से निश्चित खाली स्थान लाभ होते हैं। देखिए, बहुभाषिकता से निश्चित खाली स्थान लाभ होते हैं। पहला भावनात्मक, दूसरा व्यवहारगत, तीसरा संज्ञानात्मक, चौथा संक्रियात्मक। तो देखिए, बहुभाषिकता से कौन से लाभ होते हैं, तो करेक्ट आंसर है संज्ञानात्मक। अब संज्ञानात्मक लाभ किस प्रकार से होता है? देखिए, जिस व्यक्ति को एक भाषा की जानकारी होगी वो जो है उसी भाषा का जो ज्ञान रहेगा उसको जो है उसी भाषा में जो ज्ञान उपलब्ध रहेगा उसको जो है सीख पाएगा। लेकिन यदि जो है किसी व्यक्ति को कई भाषाओं की जानकारी है तो यदि कुछ विषय या कुछ ज्ञान ऐसा रहता है जो एक भाषा में उपलब्ध नहीं होती, जैसे कि मेडिकल कॉलेज की जो पुस्तकें हैं वो हिंदी भाषा में जो है उपलब्ध नहीं होती है, तो उसके लिए हमको अंग्रेजी सीखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो अलग अलग भाषाओं में जो रचनाएं हैं, जो रचना में और उसका ज्ञान है उसको सीखने के लिए क्या जरूरी हो जाता है? बहुभाषिकता जरूरी हो जाता है। तो देखिए, बहुभाषिकता का लाभ क्या है कि बहुभाषिकता से निश्चित संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध सामग्री को हम सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सौद्देश्यपूर्ण लेखन का उदाहरण नहीं है। देखिए, पहला नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखिए, दूसरा मंचन के सामान की सूची बनाइए, तीसरा सुलेख का कार्य कीजिए, चौथा साइकिल चोरी हो जाने की सूचना लिखिए। तो देखिए, सौद्देश्यपूर्ण लेखन का उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है? तो देखिए, मंचन के सामान की सूची बनाइए। अब ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो है देखिए, बाकी चीज़ में चाहे नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखिए, चाहे सुलेख का कार्य कीजिए, चाहे साइकिल चोरी हो जाने की सूचना लिखिए, इसमें व्याकरण जो है महत्वपूर्ण होता है कि उसको जो है सही लिखना जरूरी रहता है। ठीक है, जबकि देखिए इसमें मंचन के सामान की सूची बनाना है, इसमें देखिए केवल सूची बनाना है, इसमें जो है व्याकरण की ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सौद्देश्यपूर्ण लेखन का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? तो मंचन के सामान की सूची बनाइए। ठीक है, बाकी में जो है व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। चाहे नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखिए, चाहे सुलेख का कार्य कीजिए, चाहे साइकिल चोरी हो जाने की सूचना लिखिए। ठीक है, जबकि इसमें क्या करना है? केवल सूची बना देना है, वस्तुओं के नाम को लिख देना है। ठीक है, तो उसमें जो है व्याकरण का ज्ञान आवश्यक नहीं है, केवल वस्तुओं के नाम को लिख देना है। ठीक है, तो इसलिए वो जो है सौद्देश्यपूर्ण लेखन का उदाहरण नहीं में आएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ में आए व्यवहारिक शारीरिक शब्दों में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आप भी इक प्रत्यय से 3 शब्द बनाइए। देखिए, व्यवहारिक शारीरिक शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आप भी इक प्रत्यय से 3 शब्द बनाइए। यह प्रश्न खाली स्थान का उदाहरण है। देखिए, पहला व्याकरण की महत्ता का, दूसरा शब्दावली की महत्ता, तीसरा प्रत्ययों के प्रयोग, चौथा संदर्भ व्याकरण। तो देखिए, किसका जो है ये करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ऐसे प्रश्न आते हैं तो वो उसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, या वो किसका उदाहरण रहता है? प्रत्ययों के प्रयोग का, कि बच्चे जो है प्रत्यय का प्रयोग करना बच्चों को आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप भी एक प्रत्यय से 3 शब्द बनाना है, मतलब क्या करना है? प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द बनाना है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है। देखिए, पहला दुकानदार से सामान खरीदना, दूसरा फल सब्जी बेचना, तीसरा टीवी पर धारावाहिक देखना, चौथा पड़ोस के ताऊ जी से बातचीत करना। तो देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है। देखिए, दुकानदार से जब बातचीत हो, दुकानदार से जब सामान खरीदेंगे तो दोनों के बीच क्या होगी, बातचीत होगी, ग्राहक और दुकानदार के मध्य, है ना। तो वो जो है एक सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि दोनों के बीच क्या हो रहा है, अंतःक्रिया हो रहा है। ठीक है। दूसरा, फल सब्जी बेचना, तो फल सब्जी बेचते समय भी क्या होते हैं, ग्राहक और जो है सब्जी बेचने वाले या फल बेचने वाले के बीच क्या होती है, वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया होती है। तो ये भी उदाहरण है। तीसरा देखिए, टीवी पर धारावाहिक देखना, तो देखिए टीवी पर धारावाहिक देखना सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए टीवी पे धारावाहिक केवल देखा जा रहा है ना। दो व्यक्तियों के बीच जो है सामाजिक अंतःक्रिया वहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है। अब देखिए, पड़ोस के ताऊ जी से बातचीत करना, तो देखिए जहाँ पे बातचीत हो रहा है मतलब वहाँ सामाजिक अंतःक्रिया हो रहा है। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कौन सा सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है, टीवी पर धारावाहिक देखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अंग्रेजी के वर्चस्व को कम करने के लिए खाली स्थान के मूल्य संवर्धन की ज़रूरत है। देखिए, अंग्रेजी माध्यम की जो स्कूलों है उसमें अंग्रेजी के वर्चस्व को कम करने के लिए, अंग्रेजी के महत्व को कम करने के लिए, ठीक है, किसके मूल्यवर्धन की ज़रूरत है। पहला, हिंदी व अन्य विदेशी भाषाओं, दूसरा अन्य भारतीय भाषाओं, तीसरा अन्य विदेशी भाषाओं, चौथा स्थानीय व विदेशी भाषाओं। तो देखिए किसकी आवश्यकता है। ठीक है, आजकल ज़्यादातर जो है इंग्लिश मीडियम को जो है महत्व दे रहे हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में अंग्रेजी के महत्व को कम करने के लिए या वर्चस्व को कम करने के लिए किसको जो है मूल्यवर्धन की ज़रूरत है, तो अन्य भारतीय भाषाओं को जो है मूल्यवर्धन की ज़रूरत है। ठीक है, कि मतलब देखिए अंग्रेजी के वर्चस्व को कम करने के लिए, जैसे कि हिंदी, अन्य भारतीय भाषा है, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे मलयालम हो, चाहे हिंदी हो, ठीक है, सबको जो है स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उसको भी महत्व देने की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा, अंग्रेजी का जो वर्चस्व कम होगा। ये यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हमको दोनों सभी भाषाओं को जो है एक समन्वित रूप से आगे लेके चलना है। ठीक है, ताकि जो है जो अंग्रेजी में उपलब्ध हो उस सामग्री को जो है बच्चे सीख पाए, उसी प्रकार हिंदी में जो उपलब्ध हो या अन्य भाषा में जो उपलब्ध हो उसको भी सीख पाए। तो ठीक है, केवल अंग्रेजी पूरा अंग्रेजी ही पढ़ते रहे ऐसा ना हो, है ना। इसके लिए क्या करना चाहिए, अन्य भारतीय भाषाओं को मूल्यवर्धन की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विद्यालयों में भाषा दो रूपों में मौजूद है, एक विषय के रूप में और दूसरा खाली स्थान के रूप में। तो देखिए किसके रूप में है, कला, माध्यम, अभिव्यक्ति, आकलन। तो देखिए किसके रूप में है, भाषा विद्यालयों में दो रूप में मौजूद, एक विषय के रूप में और दूसरा माध्यम के रूप में। ठीक है, विषय के रूप में तो है और दूसरा क्या है कि विषय को सीखने के माध्यम के रूप से, या कोई भी बात को सीखने के माध्यम या विचारों के आदान प्रदान के माध्यम। तो देखिए विषय के रूप में है भाषा और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम या विषय को सीखने के माध्यम। ठीक है, तो माध्यम रूप में है। करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कक्षा 8 में बच्चों के पठन अवबोधन को विकसित करने का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। देखिए पठन जो क्षमता है उसको विकसित करने का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। पहला, अनुच्छेद पढ़कर क्या वाले प्रश्न पूछना, दूसरा अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न बनाना, तीसरा अनुच्छेद में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना, चौथा अनुच्छेद में कठिन शब्दों को रेखांकित करना। तो देखिए कठिन शब्दों को रेखांकित करने से पठन क्षमता आएगा ऐसा नहीं है, तो ये चौथा विकल्प गलत हो जाएगा। तीसरा, अनुच्छेद में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने से पठन क्षमता विकसित होगी, तो ये भी गलत है। ठीक है, अगर पहला को देखते हैं, अनुच्छेद पढ़कर क्या वाले प्रश्न, तो केवल क्या वाले प्रश्न से पठन जो पढ़ा हुआ विषय है उसको समझने की क्षमता विकसित नहीं होती है ना। सबसे अच्छी किसमें होती है कि अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न बनाना। तो जो बच्चा अनुच्छेद को समझा रहेगा वही क्या है, प्रश्न बना रहेगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है या सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा, अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि खाली स्थान पर बल देती है। देखिए पहला, पाठ्य पुस्तक, दूसरा
सूत्र, तीसरा उदाहरण, चौथा नियम। तो देखिए व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि किस पे बल देती है? उदाहरण पर बल देती है। आगमन विधि हम लोग जानते हैं कि आगमन विधि में क्या करते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। उदाहरण है ना, पहले विभिन्न उदाहरणों के द्वारा हम क्या करते हैं, नियम की ओर चलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर, या बोलते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, सरल से कठिन की ओर, है ना, ये इसका जो है सूत्र है, आगमन विधि के सूत्र हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, उदाहरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग खाली स्थान है। देखिए पहला कविता, दूसरा कहानी, तीसरा व्याकरण, चौथा आकलन। तो देखिए भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग क्या है, आकलन है। ठीक है, ये केवल भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग नहीं है। अगर भाषा को निकाल दें यहाँ पे, केवल सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग भी दिया रहेगा तो भी क्या है, आकलन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भाषा कौशलों के विकास की दृष्टि से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए भाषा कौशल के जो विकास है, भाषा कौशल मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, तो उसके विकास की दृष्टि से कौन सी गतिविधि उपयुक्त होगी? पहला रेडियो पर भाषा सुनना, दूसरा निजी कहानी का मंचन करना, तीसरा सूत्रलेख करना, चौथा सुलेख करना। तो देखिए जो है भाषा कौशल के विकास की दृष्टि से जो है कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए पहला रेडियो पर भाषा सुनना, दूसरा निजी कहानी का मंचन करना, तीसरा सूत्रलेख करना, चौथा सुलेख करना। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, निजी कहानी का मंचन करना। अब देखिए निजी कहानी के मंचन में देखिए इसमें सुनने के कौशल का भी विकास होगा, आपके बोलने के भी कौशल का विकास होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है सबसे उपयुक्त गतिविधि होगी, ना कि श्रुत लेखन, ना सुलेख, ना ही रेडियो पर भाषा सुनना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, निजी कहानी का मंचन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों की, देखिए यहाँ पे आंसर 3 लिखा है वो गलत है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों की सृजनात्मक लिखित अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक सहायक है। देखिए सृजनात्मक लिखित अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक सहायक है। पहला कहानी का शीर्षक लिखना, दूसरा कहानी का शीर्षक लिखना, दूसरा कविता का शीर्षक लिखना, तीसरा विज्ञापन पोस्टर बनाना, चौथा सुनकर लिखना। तो देखिए सृजनात्मक अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है, जिसमें बच्चा जो है अपनी कल्पना से कुछ सृजन करता है। ठीक है, तो कहानी का शीर्षक लिखना, दूसरा कविता का शीर्षक लिखना, तीसरा विज्ञापन पोस्टर बनाना, चौथा सुनकर लिखना। तो देखिए सर्वाधिक सहायक कौन सा होगा? ठीक है, तो देखिए कविता में क्या होता है, ज़्यादा कल्पना का अवसर मिलता है। तो सबसे सर्वाधिक सहायक कौन सा होगा? सृजनात्मक लिखित अभिव्यक्ति के विकास में कविता का शीर्षक लिखना, ये सबसे सर्वाधिक सहायक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कठिन शब्दों का अर्थ, तीव्र गति से पढ़ना, अर्थ व्यंजना, पात्रों का नाम याद रखना। देखिए अर्थ व्यंजना मतलब पढ़ के समझना। तो देखिए कठिन शब्दों का अर्थ ये जरूरी नहीं है, ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब तीव्र गति से पढ़ना ये भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है, पात्रों का नाम याद रखना ये भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि अर्थ की समझ, है ना, अर्थ को समझना, पढ़कर अर्थ को समझना, है ना, अर्थ व्यंजना मतलब अर्थ को समझना। करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कक्षा 7 की सलमा अक्षर पकड़ को पकड़ और डमरू को डमरू लिखती है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या कहेंगे? देखिए है ना, विकल्प दिया है, पहला सलमा ड और ढ़ का ज्ञान नहीं रखती, दूसरा सलमा लापरवाही से लिखती है, तीसरा सलमा की लेखन में अरुचि है, चौथा सलमा का ड और ढ़ का ध्वनि संकेत संबंध कमज़ोर है। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि वो जो है बच्ची ड और ढ़ का ध्वनि संकेत को समझ नहीं पाती है, मतलब करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।